थैंक यू सबको। नमस्ते सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो हैं बहुत अच्छा, जो नहीं आए वो ज्वाइन करेंगे तो ठीक है। जय जी आपको नमस्ते, सुरेश जी आपको भी नमस्ते, और ए जी भी आपको भी नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर लेता हूँ और बात शुरू कर लेता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। सलील चौधरी साहब के बारे में बात करूंगा। और सलील चौधरी साहब से मैं पहली बार मैं उनके स्टूडियो में बेहाला में मिला था। और वो भी मिला इसलिए था क्योंकि मेरे एक कजन थे, ऋषि शर्मा। वो मुझसे काफी उम्र में छोटे थे, तो उनकी लेकिन मृत्यु हो चुकी है, ही इज डेड। उन्होंने एक फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे बब्बू मेहरा से। बब्बू मेहरा के थ्रू, बब्बू मेहरा जानकी दास के बेटे हैं, उनके थ्रू उन्होंने खरीदे। रामेश्वरी उसकी हीरोइन थी उस फिल्म। उन्होंने फिल्म बन चुकी थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, और सलील चौधरी ने 4 गाने दिए हुए थे। वो उसने राइट्स खरीद लिए थे, तो म्यूजिक को रिलीज कराने के लिए सलील चौधरी से मिलना चाहते थे। ये दिल्ली में रहते थे, मेरे कजिन जो थे। तो मेरे पास आए, मैं उन दिनों कलकत्ता में ही था। 1992 फरवरी की बात। ये मेरे पास आए, उन दिनों मैं कलकत्ता में था। तो इन्होंने आके कहा कि मैं, भैया मेरे साथ चलो, मैं सलील चौधरी से मिलना चाहता हूँ क्योंकि गाने वगैरह रिलीज करवाने हैं। मैंने कहा चलो चल। उनके पास भाला का जो स्टूडियो था वो एड्रेस उसी के पास था। उसको सलील चौधरी ने ही दिया हुआ था कि यहाँ पर मिलना मुझे। चला गया उसके साथ। तो फर्स्ट टाइम तो मैं उसको स्टूडियो में मिला था, सलील चौधरी को। बहुत अच्छा स्टूडियो था, बड़ा अच्छा सेटअप, बड़ा ब्यूटीफुल। हम बातें बातें करते रहे वहां पर। तो उसके बाद मैंने सलील चौधरी से कहा कि मैं उनसे मिलने में इंटरेस्टेड हूँ, कुछ यही बात म्यूजिक के बारे में। तो उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया, मुझे 2 दिन पहले फोन कर लेना और आ जाना। तो ये अप्रैल की बात होगी, उसी साल की। मैंने उनको कॉल किया और मैं मिलने चला गया। लोअर राउडन स्ट्रीट में उसका अपार्टमेंट हुआ करता था, ऊपर बिल्डिंग में। वहीं मिलने चला गया। पहले दिन की बातें, दूसरे दिन की बातें, इन दोनों बातों में बहुत फर्क। जो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है और जो वो मुझसे बातें करते रहे हैं, इन दोनों दिन की बातों में बहुत फर्क था, उनके मूड में भी और उनके हैप्पी। मैंने जो, जिसमें मैं लिखता रहता था, 6 साल लिखा है, जैसे मैंने मिस मैगजीन में, अर्निंग एंड क्रिएटिविटी सिल्वेट मैगजीन में, इसमें मैंने सलील चौधरी के साथ अपने इंटरव्यू के बारे में काफी कुछ डिटेल में लिखा है। आपने क्यों ने पढ़ा भी है। मोस्टली उसमें मैंने लता मंगेशकर की और सलील चौधरी की बात की है। अब पहले मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर बड़ी क्लियरली, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसी इंसान, मेरे जैसी हस्ती सलील चौधरी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। उनको एसेस करना या उनके ऊपर जजमेंट होना या उन पे कमेंट करना, ये तो मेरी बात भी नहीं है, मेरी हैसियत। तो ये समझ के रखना चाहिए कि जब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ या कोई भी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी किसी तरह का भी डी मीनिंग या उनको किसी तरह से भी कमतर दिखाने का काम नहीं कर रहा। ना ही मैं मोहम्मद रफी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि रफी साहब की तो मेरे दिल में बहुत बहुत ऊंची जगह है। खैर, ये सब जो भी आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में भी हम बात करते हैं, जिनसे भी मैं मिला हूँ, कईयों से मिला हूँ, कईयों से बातें की हैं, हम चाहे आपस में बैठ के यार दोस्त मजाक वजाक कर लें, वो दूसरी बात। लेकिन ये हमारे से बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और हम इनको हमेशा ही नमन करते हैं, हम इनको हमेशा रिस्पेक्ट से ही दें। इसीलिए जो भी बातें यहाँ करेंगे वो ये समझ के करेंगे कि मैं बिल्कुल भी किसी तरह से किसी को भी डिमीन नहीं कर रहा। मैं उनकी पूरी इज्जत लेके ही बातें शुरू कर लेते हैं हमारी रफी साहब और सलील चौधरी के बारे में। रफी साहब ने सलील चौधरी के लिए कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 24-25 गाने गाए हैं। 24 या 25 ही है शायद, हो सकता है 25 गाने टोटल गाए हैं रफी साहब ने। अब इसमें ये भी जिक्र आना जरूरी है, एक जरूरी बात है कि अगर हम देखेंगे कि तलत कितने गाए हैं या
मेरे टीवी के वाईफाई में डिस्टरबेंस हो रही है या मेरी साउंड में डिस्टरबेंस हो रही है क्या किसी को? मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो ठीक आ रही है सर। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, मेरे यहाँ पर और कोई भी ऑपरेटर्स ऑन नहीं है, सब कुछ ऑफ है इस वक्त। मैं सिर्फ आप ही लोगों से बातें कर रहा हूँ। अगर आवाज में प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? खैर, रफी साहब ने टोटल मिला के कोई 24-25 गाने गाए हैं सुनील चौधरी के। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि दत्त ने कितने गाए हैं, अब शायद इतने ही मिलेंगे या 2-4 गाने ज्यादा मिलेंगे। हम मुकेश के गाने कुछ ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि मुकेश उनके साथ कांस्टेंट थे और गाते भी रहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा गाने तो लता मंगेशकर के ही हैं ना, सलील चौधरी। तो ये कहना गलत होगा कि वो हमेशा से या ज्यादा अवॉइड करते थे रफी को, या ये कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक बात और हमको ध्यान रखनी है कि वो पहली फिल्म जो उन्होंने की थी, 2 बीघा जमीन, पहली फिल्म से ही उन्होंने आवाज टूट रही है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ आवाज के टूटने का? गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, अब बताइएगा अगर अभी भी आवाज ठीक आ रही है या टूट रही है। ये बेटर है। बेटर है तो ठीक है, इसको यस ऐसे ही रखते हैं अब। यस यस। चलिए, थैंक यू फॉर द फीडबैक। तो अगर हम नंबर्स देखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये कहना कि रफ़ी को वो अवॉइड करते रहे या उन्होंने नहीं लिया, ये थोड़ा सा हमको गलत लगता है सोचने में भी। लेकिन इसमें कोई सच शक नहीं है कि वो उनकी टॉप प्रायोरिटीज ऑफ सिंगर्स में अगर काउंट किया जाए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रफ़ी बहुत नीचे ही रहेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन इसका एक और कारण है। मैं बिफोर आई कम टू द पर्टिकुलर सॉन्ग्स, इसके बारे में मैंने अनिल विश्वास से बात की थी बहुत डिटेल में, क्योंकि उनसे मैं दुनिया के हर किस्म के डिस्कशन कर लिया करता था। तो बहुत ज़्यादा मेरे से घुल मिल गए थे और मैं मिलता भी रहता था, तो बहुत कुछ डिस्कस कर लेते थे। उनका ये कहना था कि हमारी बंगाली सेंसिटिविटीज के लिए हमको रफ़ी साहब अच्छे नहीं लगते थे, किसी भी बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर को। क्योंकि रफ़ी साहब के अंदर वो बहुत ज़्यादा पंजाबी पना था, जिसको क्या कहा जाए कि बड़ा रॉ पंजाबी पना था, जो कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। और वो कहते थे अनिल विश्वास कि जब रफ़ी साहब को प्यासा के लिए एसडी बर्मन ने गवाया और ट्रेन किया, उसके बाद रफ़ी साहब के गानों में फर्क आया, उसके बाद हमने भी यूज किया और अच्छा भी रहा। ये विश्वास साहब का कहना है। अब अगर इसको हम समझ लें इस तरह कि वो क्रैशनेस के कारण ही रफ़ी को यूज नहीं करते थे, तो ठीक है, बंगाली सेंसिटिविटी अलग होती है और उनके लिए रफ़ी अच्छे नहीं लगते होंगे। लेकिन मैंने जब सलील चौधरी साहब सबसे बात की, तो पहले कुछ गानों के लिए तो वो बोलते रहे मुझे कि हाँ ये ऐसा था वैसा था। मेरी बात शुरू इस बात पे हुई थी कि पंजाबी अंग के गाने, ठीक, कि पंजाबी अंग के गाने जो आपने बनाए हैं, तो पहला गाना ही मैंने उनसे बात की थी, जागते रहो के ऐਵੇਂ दुनिया देवे दुहाई के लिए। लेकिन उन्होंने पंजाबी अंग का गाना तो उसके पहले भी बनाया है ना। उसके पहले उन्होंने बनाया है ना वो जो देखो टांगा मेरा निराला, है ना, वो भी पंजाबी अंग है ना थोड़ा सा उसमें। तो वो पंजाबी अंग तो उन्होंने बनाया ही है। अब उन्होंने उसको कैसे अडॉप्ट किया कैसे नहीं किया, इसकी बात मैंने उनसे भी नहीं की, उन्होंने भी मुझसे नहीं की। हाँ, ये उन्होंने मुझे कहा था क्योंकि मैंने सपन सुहाने के गाने के बारे में उनसे बात की थी। तो उन्होंने सपन सुहाने के गाने के बारे में मुझसे कहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि वो जो गाना है, घूंघट हटा ना लेना गोरिये, चंदा शर्म से डूबेगा,
उन्होंने मुझे कहा कि वो तो टिपिकल टप्पा जो होता है पंजाबी का, मैंने वो टप्पा स्टाइल को ही अडॉप्ट करके उसी को बना लिया था उस गाने में, घूंघट हटाना लेना गोरिये। लेकिन उसके पहले तो जागते रहो आ चुकी थी। सो जब जागते रहो और बलखाती शर्माती आजा की बात हुई, तो उन्होंने बड़ी क्लियरली मुझे ये कहा कि बलखाती शर्माती आजा गाने के लिए मैंने मन्ना डे के साथ रिहर्सल्स किए थे, लेकिन फिर क्योंकि उस गाने की बेसिक स्ट्रक्चर ऐਵੇਂ दुनिया देवे दुहाई की भी और बलखाती शर्माती आजा की भी, इस गाने के जो ट्यून होगी कि इस गाने को कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब हम जागते रहो में भांगड़ा यूज कर रहे थे, तो हम भांगड़ा ही लेना चाहते थे। तो भांगड़े कोई सुर को कैसे बनाया जाए, तो इसके ऊपर मुझे प्रेम धवन ने एडवाइस किया था। प्रेम धवन ने कहा था कि गाने का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, तो ये पूरा पंजाबी भांगड़ा का टच आएगा। तो हमने उस तरह अडॉप्ट करके प्रेम धवन की एडवाइस लेकर हमने गाना बनाया था, बल्कि ऐमे दुनिया देवे दुहाई। प्रेम धवन ने ही दोनों सिंगर सजेस्ट किए थे कि इसमें बलबीर और रफी साहब को बुला लीजिए, तो गाना आपका ठीक बनेगा। अब ये तो हो गई उसकी बात। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा था, उसने कहा था के लिए बलखाती शर्माती, तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये सोचा ही नहीं था कि हम इस फिल्म में कोई पंजाबी टाइप का गाना डालेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने, अब क्योंकि ये बिमल रॉय की फिल्म थी, मुनि भट्टाचार्य डायरेक्टर थे, तो घर की सी बात थी कि डालें नहीं डालें, हम सोचते रहे, बात करते रहे। फिर देखा कि क्योंकि कहानी पंजाब की कहानी है, तो हम लोग इसमें एक पंजाब का टुकड़ा डाल देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, तो ये हम उसमें पंजाब का टुकड़ा डाल देते हैं। तो कहते हैं फिर मैंने प्रेम धवन से ही पूछा था कि इसमें क्या किया जाए। अब क्या किया जाए इसीलिए पूछा था क्योंकि जो इसके पैराग्राफ की ट्यून है, ठीक, इसके जो पैराग्राफ की ट्यून है, जो लता मंगेशकर गाती है जो टुकड़ा, जो पैराग्राफ की ट्यून है, वो पैराग्राफ की ट्यून के अंदर पहले ही मैंने एक बंगाली कॉम्पोजिशन बनाई हुई थी, उसमें मैंने थोड़ा हीर का टच डाल दिया था। जो हीर होती है पंजाब की, मैंने उसमें थोड़ा सा हीर का टच डाल दिया था, तो उसको मैंने इस तरह बनाया था। अब कहते हैं कि मैंने प्रैक्टिस तो मन्ना के साथ ही की थी इस गाने की, लेकिन फिर प्रेम धवन ने इंसिस्ट किया कि इसमें रफी साहब को बुला के उनसे ही इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एक बार सुन लें क्या गाना, अगर चल सके तो, बलखाती शर्माती आजा और उसका पैराग्राफ का पार्ट। बलखाती शर्माती आजा, लहरों सी लहराती आ जाओ, कुड़ी ओ कुड़ी, ओ बलखाती शर्माती आजा, आजा आजा आजा, दुपट्टा जानी ओढ़ के गली के हर मोड़ पे हंसे वो मुख मोड़ मोड़ के, दुपट्टा जानी ओढ़ के गली के हर मोड़ पे हंसे वो मुख मोड़ मोड़ के, निगाहों में कटार है कि जीना दुश्वार है, भाई दिल को रख दे मरोड़ के, निगाहों में कटार है कि जीना दुश्वार है, वो दिल को रख दे मरोड़ के। अब इसका पैराग्राफ का अंग भी सुन लेते हैं थोड़ा। वो मस्त नजर अलबेला इस भीड़ में तो अकेला, वो मस्त नजर अलबेला इस भीड़ में तो अकेला, मेरे कानों में आके कह गया ये है मिलन की बेला, मेरे कानों में आके कह गया। अब देखिए, बड़ा एविडेंटली दिखता है कि इसमें हीर का टच है, जो पंजाब की हीर होती है उसका टच है इसमें, और जो कंपोजिशन शुरू की है उसमें भांगड़े का टच है, गिद्दे का टच है। तो वो ये कॉम्पोजिशंस जो हैं ये इस तरह ही उन्होंने बनाई थी, इसके बारे में उनसे मैं
पंजाबी अंग के बारे में उनसे मैं बात कर रहा था और वो मुझे ये बता रहे थे। और उन्होंने ये बताया कि मैं इसका ध्यान रखता था कि जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, साज होते हैं, वही यूज करने चाहिए ताकि फ्लेवर पूरी तरह से आए। इसी बात पर फिर हमने मलयालम गाने की भी बात की थी, जो चेम्मीन में उन्होंने मन्ना डे से इतना प्यारा गाना गवाया है। उन्होंने कहा वही बात है सारी। तो ये बात हमारी हो रही थी इन दिस रिगार्ड। तो मैं फिर इस बात को करते करते पूनम की रात के गाने पर आ गया और मैंने उनसे कहा कि पूनम की रात के गाने के बारे में, पूनम की रात के बारे में वो ज्यादा बात करना भी नहीं चाहते थे और उनको थोड़ा सा इरिटेशन था उसके बारे में। वो कहते थे कि वो फिल्म बहुत प्रॉब्लमेटिक थी क्योंकि वो हमने शुरू की थी। वैसे थोड़ा सा मैं इसमें डिविएट करता हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया था कि मेरे पास जितने भी प्रोड्यूसर्स शुरू शुरू में आते थे, जिन्होंने मुझसे म्यूजिक लिया है, जो मुझसे गाने गवाते थे, मतलब जो अपनी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन करवाते थे, या तो वो बंगाली कनेक्शन के थे और या कम्युनिस्ट कनेक्शन के थे। या तो वो थे जो कि कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी से अटैच्ड थे, तो वो मेरे पास आते थे। और या वो अपने बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी और इनकी तरह बंगाली थे, तो वो मेरे पास आते थे कि गाने बना दो हमारे लिए, और कोई नहीं आता था। लेकिन जब मधुमती मेरी हिट हुई तो मुझको फिर दूसरे बाकी के प्रोड्यूसर्स भी मेरे पास आने शुरू हुए। इन्हीं में से एक थे किशोर साहू, जिन्होंने मुझे पूनम की रात दी थी। और ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे पूनम की रात मधुमती हिट होने के 1 साल के बाद ही ऑफर कर दी थी। फिल्म बनने में 5-6 साल लग गए और इसके बीच में हमारा सारा कुछ बिखर गया। मैंने कुछ गाने पहले बनाए, कुछ गाने बीच में बनाए, कुछ गाने जब बाद में फिल्म कंप्लीट करने लगे तब बनाए। तो ये म्यूजिक के अंदर कॉन्टिन्यूटी सारी बिखर के खराब हो गई। और कहते थे कि वो किशोर साहू बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस करते थे, बहुत हर चीज पे। ये ऐसे करो, ये ऐसे नहीं, वो ये ठीक नहीं, वो बहुत इंटरफियरेंस करते थे। उन्होंने फिल्म शुरू की थी राजकुमार और मीना कुमारी को लेके। राजकुमार और मीना कुमारी, उनको लेके किशोर साहू ने फिल्म शुरू की थी। फिर मैं बीच में वो खराब हो गया, बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, चलता गया। फिर हमारी गाने भी सारे इसी तरह होते गए। तो मेरा तो इंटरेस्ट उनसे था सिर्फ दिल तड़पे तड़पाए के बारे में पूछने में। अब दिल तड़पे तड़पाए के बारे में उन्होंने ये तो कहा कि हाँ, हमने रफ़ी से गवाया। लेकिन मैंने उन दिनों की, जब हम छोटे होते थे और स्कूलों वगैरह में पढ़ते थे, तो जो इधर उधर से मैगजीन मैगजीन निकलती थी, कोई फिल्मी मैगजीन्स वगैरह या कुछ और छपता था, तो हम उसमें से इधर उधर, सब मेरे घर में तो कोई आती नहीं थी, हमारे फादर के घर में कोई फिल्म की मैगजीन आती ही नहीं थी। कुछ यहाँ स्कूल के दोस्त वगैरह होते थे, वो लेकर आते थे, हम पढ़ते रहते थे उनको। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि किशोर साहू ने सलील चौधरी को अल्टीमेटम दिया था कि ये गाना रफी साहब को बुला के गवाओ। तो मैंने सोचा कि मैं यही बात उनसे पूछ लेता हूँ कि ये सच है, कितनी सच है, कितनी सच नहीं है। उन्होंने इसको माना। माना इस तरह कि उन्होंने कहा कि ये गाना मैंने मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड किया था। कौन सा? दिल तड़पे तड़पाए। ये गाना मैंने मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड किया था। जब रिकॉर्ड किया मुकेश की आवाज में, तो किशोर साहू ने आके इसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया कि एकदम बकवास है। फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि तुम रफी को बुलाओ और रफी से ही गाना गवाओ। तो उनके इंसिस्ट करने से मैं रफी को बुला के रफी से मैंने ये गाना गवाया है। अब ये गाना जब आप सुनते हैं, दिल तड़पे तड़पाए, तो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से इस गाने को सुनिए, पूरे गाने को सुनिए, बड़ा मजा लेके सुनिए। आप सोच नहीं सकते कि ये गाना दुनिया में कोई और सिंगर गा सकता है। मोहम्मद रफी के सिवा कोई और सिंगर इस गाने को गा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा सुनते हैं, पहले इसका मुखड़ा थोड़ा सुनते हैं, फिर मैं आपको एक और अंतरे की बात बताऊंगा। दिल तड़पे तड़पाए, दिल तड़पे तड़पाए,
जिनके मिलन को तरसे वो तो न आए, मौसम आए जाए, दिल तड़पे तड़पाए। ये वो बताते हैं कि ये 64, 65 में ही रिकॉर्ड हुआ था। तो ये जो पहले फिल्म बन रही थी 5 साल 6 साल, ये वो वाले उन गानों में नहीं था जो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ, ये बाद में ही रिकॉर्ड हुआ। तो ये ठीक है, रिकॉर्ड ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पर एक किस्सा ये है कि इसके जो अंतरे की ट्यून है, ट्यून तो उन्होंने पूरे अंतरे की, पूरे वर्स की, स्टैंजा की ट्यून बना दी थी, रफी साहब ने गाया भी है उसी तरह। अंतरे की ट्यून के अंदर पहली 2 लाइनें अंतरे की होती हैं, फिर अगली 2 लाइनें होती हैं, फिर ब्रिज जो होती है वो ज्वाइन करती है अंतरे को मुखड़े के साथ। तो इसमें जो पहली 2 लाइनें रफी साहब जैसा करते थे, उनकी जो एक टिपिकल क्वालिटी होती थी कि वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लिया करते थे पहली और रिपीट लाइन के अंदर, अगर म्यूजिक डायरेक्टर ऑब्जेक्शन ना करे तो। यहाँ पर मुझे लगता है कि सलील चौधरी ने जब ये रफी साहब को गाना दिया था तो पूरा रफी साहब पे छोड़ दिया था कि तुम गाओ। अब इसके अंतरे का जो टुकड़ा है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो 3 अंतरों में, तीनों में रफी साहब ने अलग अलग गाया है, तीनों में ही रफी साहब ने अलग अलग डिलीवरी की है। थोड़ा सा एक ही ट्यून है, सेटअप एक ही है, बीटर एक ही है, उसी में रफी साहब ने थोड़ा सा इधर अलग, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग, तीनों में अलग अलग गाया है। इस अंतरे को सुनते हैं, आपको शायद याद आ जाएगा, सुनिए। किसको सदा दूं, किसको सदा दूं, किसको पुकारूं मैं, किसको सदा दूं, किसको पुकारूं। दसते हैं मेरे दिल को रातों के साए, दिल तड़पे। अब देखिए, ये जो डिलीवरी है ना रफी साहब की, कभी तसल्ली से बैठ के सुनिएगा, कोई और सिंगर नहीं कर सकता। इस गाने को मुकेश की आवाज में तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हम लोग, कोई और सिंगर ये डिलीवरी कर ही नहीं सकता। तो मैं इस पर आ गया था कि इतनी ब्यूटीफुल डिलीवरी, इतने प्यारे गाने के बाद आपने रफी साहब को यूज ही नहीं किया। लेकिन ये दूसरी बात हो सकती है कि वो सलील चौधरी को खुद उसके बाद फिल्में नहीं मिली, और जब उनको रजनीगंधा के बाद फिल्में मिली तो शायद वो उस वक्त उन्होंने फिर मुकेश को यूज करना ही शुरू कर दिया था। अब ये बातें तो हुई। मैं दूसरी मीटिंग में जब उनसे मिला हुआ था तो मैंने फिर रफी साहब का जिक्र छेड़ा, और मैंने इस बार जिक्र छेड़ा माया फिल्म का। और मैंने उनको कहा कि सलीलदा, मैंने पढ़ा था कहीं पर कि डीडी कश्यप जो थे, धर्मदेव कश्यप, जो कि बहुत सीनियर डायरेक्टर थे फिल्मों में, कि जब डीडी कश्यप माया बना रहे थे और रफी साहब और देव साहब के ऊपर फिल्में बन रही थी, तो आपने वही मुकेश और तलत के आवाज में गाने रिकॉर्ड करिए, या आपने द्विजेन मुखर्जी कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट निकाल के लेकर आए। तो कश्यप साहब ने कह दिया था कि आइदर यू टेक रफी फॉर देवानंद और आई विल रिप्लेस द म्यूजिक डायरेक्टर, कि या आप रफी को लेंगे, नहीं तो मैं दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर ले लूंगा। अब ये बात मैंने जब सलील दा को कही तो उनको गुस्सा आ गया। वैसे भी वो उस दिन सेकंड टाइम जब मैं मिला था उनको अगस्त के महीने में 1992 में, तो उनका कुछ उखड़ा हुआ मूड था, वो जरा खराब मूड में थे। तो जब भाई ये बातें होने लगी और फिर मैंने उनसे कहा कि आपने फिर रफी साहब को नहीं बुलाया, तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे कहा कि वाई आई डोंट हैव अ राइट, मुझे कोई मेरे पास अधिकार नहीं है कि कोई मुझे अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, तो मुझे नहीं अच्छे लगते तो मैं क्या करूं। सो यहाँ पर मेरी उनकी रफी साहब के बारे में बात खत्म हो गई। फिर हमने रफी के बारे में सलीलदा से कोई बात नहीं की। अब जितना भी सलीलदा ने रफी के साथ गवाया है और जो हमारे पास गाने हैं उनके, जो हम सुनते रहते हैं इधर उधर, ये ठीक है कि पंजाबी अंग के गाने में तो उनको लेना ही पड़ता रफी साहब को शायद। लेकिन यहाँ पर एक और बात बताता हूँ आपको कि मैंने ये उनसे कंफर्म किया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मधुमती के गानों का ट्रैक
गाने रिकॉर्ड होने से पहले बिमल रॉय ने जो मेरे साथ शर्त रखी थी, सारी ट्यून्स जो हैं वो बर्मन साहब ने ओके की थी। SD बर्मन साहब ने सारी ट्यून्स ओके की थी। इन्होंने कहा कि यस, बट उन्होंने ऐड किया दैट ही डिड नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि बर्मन साहब ने शायद कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन बर्मन दा ने एडवाइस किया था कि इस गाने के अंदर लता को यूज करो, इसमें भी लता को यूज करो, लेकिन ये जो गाना है ये सिर्फ रफी से गवाओ, टूटे हुए ख्वाबों ने। ठीक, गाना सुन ले, थोड़ा है टुकड़ा हमारे पास। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाब। इस गाने के लिए उन्होंने कहा, मैं इस गाने के लिए मुकेश से रिकॉर्ड करवाने वाला था, रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन बर्मंदा ने कहा था कि ये गाना सिर्फ रफी साहब से गवाओ। ये बर्मंदा की क्या कहा जाए, म्यूजिक सेंस थी कि वो सिंगर तो बहुत, कौन से ट्यून में कौन सा सिंगर बैठेगा उनसे बेटर तो कोई जानता ही नहीं था। तो उन्होंने ये एडवाइस किया था इसको। और इसके अलावा इन्होंने ये, सलील दा ने ये भी माना कि मुबारक बेगम गाना वाला गाना भी मुझे बर्मन साहब ने ही कहा था, क्योंकि बर्मन दादा ने बिमल रॉय की फिल्म में मुबारक बेगम का गाना पहले यूज किया था देवदास में। तो उन्होंने ही कहा कि तुम मुबारक बेगम से ये वाला गाना गवाओ, और बिमल दा ने मुबारक बेगम से बुलवा के गाना गवाया था। तो ये सलील दा ने मेरे साथ ये बातें एक्सेप्ट की हुई हैं। अब ये रफी साहब की बात पे वो थोड़ा सा अटपटा गए थे। मैं, आई डोंट ब्लेम हिम, बिकॉज वो जो उन्होंने बाद में भी हमको फिल्में दी हैं, जैसे अब रजनीगंधा है या छोटी सी बात है या ऐसी फिल्में जो उन्होंने बाद में दी हैं, उन फिल्मों में के टाइम पर आते आते तक हमारी हिंदी फिल्मों में वो 7 या 8 या 12 गाने तो होने बंद हो चुके थे। वो फिल्मों में 3 4 2 गाने ही हुआ करते थे, उसी से वो फिल्में हिट होती थी। और ये जो फिल्में इनको मिली भी थी सलील दा को, वो सारी वो क्या कहा जाए, मिडिल ऑफ द स्ट्रीम फिल्म, जो जिनको कहा जाए कि कमर्शियल फिल्में नहीं होती थी और आर्ट भी नहीं होती थी, मिडिल ऑफ द स्ट्रीम फिल्म्स होती थी, तो उनको वही फिल्में मिली थी। तो उन फिल्मों में भी गाने क्योंकि कम थे, तो उन्होंने लता और मुकेश से ही गवाए हैं। हम इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और बहुत ही अच्छे गवाए हैं गाने। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि नेशनल अवार्ड मिला है कई बार, यूं भी देखा है के लिए मुकेश को। तो गाया भी उतना अच्छा है कि सुन के मजा आ जाता है। तो ये बातें मेरी सलीलदा से हुई थी। ये यहाँ पर मैं इस चीज को नहीं पॉइंट करना चाहता कि ही वॉज अनकाइंड टू मोहम्मद रफी और ही वॉज हेटिंग मोहम्मद रफी, ये सारी बातें करनी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सिंगर को बुलाता है, और यही वो भी कर रहे थे। उनको जो गाने लगते थे कि इसमें मुझे रफी साहब चाहिए, वो बुला लेते थे। और कई कितने सारे बड़े प्यारे प्यारे गाने भी हैं ना। वो एक आवाज फिल्म का गाना है, लो भोर हुई पंछी निकले तलाश में दाने दाने, कितना प्यारा गाना है रफी साहब का गाया हुआ, ठहरा हुआ। तो वो अपने बुला ही लेते थे रफी साहब को, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाते थे। तो रफी साहब और सलील चौधरी, इनको लेके जो भी कोई कंट्रोवर्सी है, और मुझसे पिछले कई दिनों में बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की है, तो मैं इसको जरा क्लैरिफाई करके इसके बारे में बात करना चाहता था। तो आज के प्रोग्राम में मैं यही बोलना चाह रहा था, और इसी के लिए मैंने ये प्रोग्राम अरेंज किया था। अब अगर आप लोगों का साथ रहा, सुनने वालों का साथ रहा, पार्टिसिपेंट का साथ रहा, तो इस तरह के फिर मैं और प्रोग्राम्स इन फ्यूचर करता रहूंगा। जो भी मैं अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से मिला हूँ या दूसरे आर्टिस्ट से मिला हूँ या जिनसे भी मिला हूँ, जो भी मैंने बातें की हैं या जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने पब्लिश किया हुआ है या जो मैंने पब्लिश नहीं भी किया, और कई बातें होती हैं जो पब्लिश नहीं होती, तो मैं उनके बारे में आप सबसे शेयर कर सकता हूँ। सारी म्यूजिक रिलेटेड ही होंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही म्यूजिक है, तो म्यूजिक पर ही बातें करेंगे। गाने हम ज्यादा बजा नहीं सकते, क्योंकि हमको फिर कॉपीराइट की
प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए हम इसमें गाने नहीं बजा सकते। इस रिकॉर्डिंग को जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा तो आप लोग सुन भी सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जिसको चाहे भेज सकते हैं। ये मेरे ही नाम पर, पीयूष शर्मा के नाम पर ही यूट्यूब पर आपको दिख जाएगी। मैं टाइटल दिल की आवाज ही दूंगा इस पर भी, और आइंदा भी अगर ऐसे प्रोग्राम्स हम करेंगे तो मैं उनका नाम भी दिल की आवाज ही दूंगा। और जो भी गानों पे चाहें हम बातें कर सकते हैं, जैसा कि हम चाहें, जो भी हम प्रोग्राम चाहें। अब अगर आप लोग मेरे साथ इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, तो अपने अपने माइक्रोफोन्स को अनम्यूट करिए और मुझसे बात कर लीजिए। जी। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। डेफिनेटली हम लोग इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होना चाहेंगे, इसलिए जब भी आप करें तो जरूर लिंक भेजा कीजिए। हो सकेगा तो हम डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू अजय जी। कोई ऐसा दिन है जो कि ज्यादा बेटर है अदर देन, अब तो आज हमने मंडे कर लिया, कोई और भी दिन ऐसा है जो बेटर है? अब पहले से तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि यूजुअली ये टाइम ठीक है, कन्वीनियंट टाइम ही है। हाँ, तो अगर मैं पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूँ तो टाइम अवेलेबल हो जाता है ना? जी जी, हाँ, कम से कम मेरे लिए तो हो जाता है। ठीक है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कोई और कुछ कहेंगे, बताएंगे इसके बारे में? नहीं, बहुत ही बढ़िया पीयूष जी। आप प्रोग्राम जारी रखिए, बीच में आपने बंद कर दिया था तो हम कुछ थोड़ा सा उदास हो गए थे, तो चाहते हैं कि आप इसको जारी रखिए। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास ही है और आगे की जनरेशन पे जानी चाहिए, ये हम चाहते हैं। हाँ तो बहुत बख्शीश जी, अच्छा लगा। कोशिश करता हूँ, देखिए। नहीं, आप बिल्कुल जारी रखिए इसको, और आपको जो टाइम कन्वीनियंट लगता है। हम तो भैया रिटायर्ड आदमी हैं जब भी आप बुलाएंगे आ जाएंगे। थैंक यू बख्शीश जी, थैंक यू। मन्ना डे और सलील चौधरी। मैंने मन्ना डे के बारे में जब सलील चौधरी से बात की, थोड़ी थोड़ी बात तलत के बारे में, थोड़ी मन्ना के बारे में, थोड़ी मुकेश के बारे में मैंने सलील दा से की थी। जब मैंने मन्ना के बारे में सलील चौधरी से बात की तो उन्होंने एक ही बात कही मुझसे कि मन्ना वॉज द फोर्सफुल वॉइस वर्सटाइल वॉइस that I could use wherever I wanted to fit him in. तो जब ये बात हुई कि हाँ ये सच है, तो आपने तो सोलफुल गाने भी बहुत, लेकिन बंगला गाने जो मन्ना डे के हैं, जो भी मन्ना डे के बंगला गाने हैं जो सलील चौधरी के साथ हैं, वो सब गाने हिंदी फिल्मों में आने के बाद आए हैं। मतलब हिंदी फिल्मों में सलील चौधरी और मन्ना डे की कॉम्बिनेशन बनने के बाद, जो कि 2 बीघा जमीन में बनी थी, उसके बाद ही मन्ना डे और सलील चौधरी के गाने बंगला में भी बनने शुरू हुए थे। तो मन्ना डे के बारे में उन्होंने यही कहा था कि जब भी मुझे एक फोर्सफुल आवाज की जरूरत होती थी जो कि पूरे म्यूजिक के साथ जस्टिस कर सकता था, तो मैं मन्ना डे को यूज किया करता था अपने गानों के लिए। ये उन्होंने मुझे मन्ना डे के बारे में बताया है। आप लोगों के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन है और आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कर लीजिए, अपनी अनम्यूट करके मेरे से बात कर लीजिए इसके बारे में। तो अगर नहीं है कोई इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर इसको रैप अप कर लेते हैं। मैं सलील चौधरी साहब से जब बातें करता था तो जब वो ठीक मूड में जिस दिन थे, तलत के बारे में उन्होंने यही कहा था कि वो बहुत बहुत वेलवेट वॉइस थे, वेलवेट वॉइस तलत थे, ये तो सभी जानते ही हैं। उन्होंने भी यही कहा कि बहुत वेलवेट वॉइस थे, और जब मुझको इस तरह का सोलफुल गाना बनाना होता था तो मैं तलत को ही यूज करता था। और मुसाफिर के गाने में भी तलत से ही गवाना था, लेकिन वो दिलीप कुमार ने इंसिस्ट किया कि वो गाना चाहता है, वो ट्राई करना चाहता है, तो ऋषि दा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, तो हमने फिर दिलीप कुमार से गवाया। और ये भी बताते हैं कि दिलीप कुमार को जितना मैंने गाने के बारे में या गाना सिखा के ट्रेन किया था, उससे ज्यादा लता मंगेशकर ने किया था।
तो लता ने दिलीप कुमार को ट्रेन किया था गाना गवाने के लिए, मैंने उतना नहीं किया जितना लता ने किया था। तो तलत के बारे में वो यही कहते थे कि वो बिकॉज सोलफुल वॉइस, जब मुझे उस तरह के सॉफ्ट सोलफुल गाने चाहिए होते थे, मुकेश के लिए उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनसे कहा कि आप इतनी इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड ट्यून्स बनाते थे, इतनी इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड ट्यून्स, तो मुकेश साहब आपकी चॉइस। बोलते नहीं, कोई सारी ट्यून्स कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत ही नहीं है। एक ही गाने के अंदर अगर मैं दो लाइनें कॉम्प्लिकेटेड या इंट्रिकेटेड, जिसको तुम कहते हो, बना रहा हूं, तो दो गाने साधारण ट्यून्स के भी बना सकता हूँ। तो दो गाने कोई और गाएगी, सिंगर लता मंगेशकर गाएगी, दो दो लाइनें जो है वो मुकेश गा देगा। तो मुकेश मेरे सारे गाने बहुत अच्छा डिलीवर करता था, एंड ही वॉज एबल टू कैच माई ट्यून एंड डू जस्टिस टू इट वेरी वेल। उसको कभी मेरी किसी ट्यून में कोई कॉम्प्लिकेशन और कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो ये उन्होंने मुकेश के लिए मुझे कहा था, और बोलते हैं मुकेश मेरे धुन के साथ, मेरी ट्यून्स के साथ बहुत असरदार होता था। उसके जो गाने होते थे वो मेरी ट्यून होती थी, उसका असर बहुत अच्छा होता था, बहुत स्ट्रांग असर होता था, और वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उसके डिलीवरीज में भी और उसकी रेंज वगैरह में भी, कि वो कॉम्प्लिकेटेड गा सकेगा नहीं गा सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत अच्छा डिलीवर करता था मेरे लिए। तो ठीक है, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कोई बैठता है, किसी के साथ कोई बैठता है। तो ये उन्होंने मुझे बताया था मुकेश के लिए, मन्ना के लिए और तलत के लिए भी। और एक अटपटी सी बात हुई थी, तस्वीर तेरी दिल में के बारे में, जब मैं माया के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि जहाँ लता मंगेशकर पैराग्राफ में गाती है, उनसे नजर जब गई, वो जो भी ट्यून में गाती है, तो उसकी आवाज इतनी ज्यादा पिच पे ऊपर जाती है कि श्रिल होके कानों में लगने लगती है, स्क्रैच की तरह। और रफी साहब जब उस पार्ट को गाते हैं तो बड़े कंफर्टेबली मेंटेन करते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि सिंगर से सिंगर के स्केल में फर्क होता है, कोई सिंगर किस तरह स्केल में डिलीवर करता है, कोई किस तरह करता है। और तुमसे किसने कहा कि श्रिल या स्क्रैच है? किसी ने कभी कंप्लेन ही नहीं किया, बहुत अच्छी है वो। तो मैंने कुछ कहा नहीं, फिर मैं चुप हो गया। अब वो श्रिल है कि नहीं है, ये सुनने वाले डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात भी माया के बारे में मेरे साथ उनकी हुई थी, और मैंने उनसे कहा था। डीडी कश्यप वाली बात जब उनसे की गई तो उनको अच्छा नहीं लगा, ही डिड नॉट लाइक इट। तो वो उसमें से वो फिर निकल गए बाहर की, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। अब पूनम की रात के बारे में मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगा, अजीब लगा, बुरा लगा कि किशोर साहू की जो बायोग्राफी है, मेरी आत्मकथा किशोर साहू की लिखी हुई, उसमें वो पूनम की रात का मतलब जिक्र तक नहीं करते हैं। एक लाइन में लिखते हैं कि जिन दिनों पूनम की रात की हम शूटिंग कर रहे थे, उन्हीं दिनों हमारा घर बन रहा था, फिल्म बनती रही, घर भी बनता गया, घर पूरा कंप्लीट हो गया, फिर हमने घर की ओपनिंग सेरेमनी की, फिर इनको बुलाया, उनको बुलाया, पूनम की रात की कोई बात ही नहीं है। और तो मैं समझ रहा था कि मुझे शायद अपनी जो हमने पढ़ी हैं पुरानी बातें, या जो सुनी है, या जो मैंने बातें की हैं, उसका कुछ सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। किशोर साहू की बायोग्राफी में कुछ भी मिला नहीं, उन्होंने कुछ भी लिखा ही नहीं है उसके बारे में। आप लोगों ने किसी ने पढ़ी हो तो शायद आपको पता हो इसके बारे में, लेकिन ये उनकी बायोग्राफी में इस तरह है। तो ये बातें हुई सलील चौधरी और इनके बारे में। कोई और आपने कमेंट करना हो, कुछ पूछना कहना हो, तो ज्वाइन कर लीजिए, बात कर लीजिए, ऑन कर लीजिए माइक्रोफोन। आपकी हृदयनाथ जी के बारे में कोई बात हुई? हृदयनाथ जी के बारे में सलील चौधरी से मेरी कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल कोई बात नहीं। हृदयनाथ जी के बारे में सलील चौधरी से बात करने का कोई ख्याल भी नहीं आया, बात समझ भी नहीं आई, तो नहीं हुई बात। तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं फिर, नेक्स्ट टाइम मैं फिर प्रोग्राम अनाउंस करूंगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। मेरे दिल में है कि मैं जाल के हेमंत दा के गाने में ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, उसके बारे में थोड़ी बात करूं, सेशन करूं। अगर आप लोग गाने को अच्छी तरह सुनेंगे 2004 बार, तो उसके बारे में बात करेंगे।
तो आज अगर कुछ कहना हो तो कह लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा आपको। शायद 15 दिन में फिर मिल लेंगे, तो वी विल टॉक अगेन एंड विल गेट टुगेदर अगेन। ठीक है, थैंक यू डियर। जाल थैंक यू। जाल के दोनों पार्ट के बारे में बात कीजिएगा। दूसरे पार्ट के बारे में वो बात नहीं हो सकती जो पहले के बारे में हो सकती है, पर हाँ, बात वो जरूर करेंगे, ठीक है। जरूर करेंगे, और वक्त ऐसा ही रखिए, टाइम थी। जरूर करेंगे, बात जरूर करेंगे। और ये तो अगली बार 7:30 वाला जाल पे टाइम रहा, ठीक है। सॉरी, हाँ, 7:30 वाला समय ठीक है। समय टाइम ठीक है। यही रखिएगा प्रोग्राम का। हाँ यही रखूंगा, हाँ टाइम यही रखूंगा। मुझे सुविधा होती है क्योंकि मेरे सुबह के 10 बजे हैं, तो मेरे को इजी हो जाता है। हाँ ठीक। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, फिर नेक्स्ट टाइम बात नमस्ते। करते हैं। थैंक यू। नमस्ते।